एक बर्तन में पानी लेकर उसमें एक मेढक को रख दीजिए और पानी को गर्म करना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ता जाता है, मेढक अपने आप को बढ़ते हुए तापमान के साथ एडजस्ट करता है। ज्यों ही पानी का तापमान इतना बढ़ जाता है कि पानी उबलने वाला ही होता है, तब मेढक और ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाता और उस बर्तन से कूदने का फैसला लेता है, लेकिन वो कूद नहीं पाता क्योंकि उसने अपनी सारी शक्ति बढ़ते तापमान के साथ एडजस्ट करने में खर्च कर दिया था। जल्द ही मेढक मर जाता है। अब सवाल यह है कि मेढक को किसने मारा? आप में से अधिकांश लोग ये कहेंगे कि उबलते हुए पानी ने। नहीं, मेढक अपने सही समय पर निर्णय ना ले पाने की अक्षमता की वजह से मारा गया। हम सबको अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, परंतु हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें सही समय पर सही फैसला कब लेना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय पटेल और मैं आपको पाओलो कोएल्हो द्वारा लिखी गई द अल्केमिस्ट बुक पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। इसके 2 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करिए द अल्केमिस्ट बाई अजय पटेल, आपको मिल जाएंगी। तीसरा पार्ट मैं अब पढ़ने जा रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि वह लड़का कुछ कह पाता, बूढ़े आदमी ने झुककर एक छड़ी उठा ली और चौक की रेत पर उससे कुछ लिखने लगा। तभी उस अरब की छाती पर कोई चीज इतनी जोर से चमकी कि लड़के की आंखें चौधियां गई। बड़ी फुर्ती के साथ उस अरब ने अपने लबादे से सब कुछ ढांप लिया। कुछ क्षणों बाद जब लड़के की चौधियाई दृष्टि वापस आई तो उसने वह सब कुछ पढ़ा जो उस बूढ़े आदमी ने छड़ी से रेत पर लिखा था। वहां उस छोटे से शहर के चौक की रेत पर लिखी इबादत में लड़के ने पढ़ा अपने पिता का नाम, अपनी माँ का नाम और अपने गुरुकुल का नाम, तथा उसने व्यापारी की लड़की का नाम भी पढ़ा जो उसे अब तक खुद मालूम नहीं था, और उसने पढ़ा वह सब कुछ जो उसने कभी किसी से कहा ही नहीं था, सिर्फ सोचा था। इस बूढ़े आदमी ने कहा था, मैं सलेम का बादशाह हूं। आश्चर्य है, आप एक बादशाह होकर मुझ गडरिये से बात कर रहे हैं? भय और विस्मय से भरे लड़के ने उस अरब से पूछा। इसके कई कारण हो सकते हैं। यूं कहें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने अपनी नीयत खोज ली है। लड़के को नहीं मालूम था कि किसी व्यक्ति की नीयत क्या होती है, वही जिसे तुम हमेशा से पाना चाहते थे। हर नौजवान जानता है कि उसकी नीयत क्या है। जीवन के इस पड़ाव पर सब चीजें साफ होती हैं और सब कुछ संभव होता है। सपने देखने से डर नहीं लगता। वह सब पाने की उत्कंठा होती है जो वह अपने जीवन में घटित होते हुए देखना चाहता है। मगर ज्यों-ज्यों समय गुजरता है एक अजीब सी विस्मयकारी ताकत उसे यकीन दिलाने लगती है, नहीं, यह सब असंभव है। तुम अपनी नीयत नहीं पा सकते। वह बूढ़ा जो कह रहा था उसे बड़ा उटपटांग लगा, मगर फिर भी वह जानना चाहता था कि नीयत को तय करने वाली वह अजीब सी ताकत क्या चीज है। उसके बारे में जब वह व्यापारी की लड़की से बात करेगा तो वह बहुत प्रभावित होगी। यह एक ऐसी ताकत है जो लगती तो नकारात्मक है, पर दरअसल वही आपको सुझाती है कि आप अपनी नीयत तक कैसे पहुंच सकते हैं। वह आपके अंतर्मन और निश्चय को मजबूत करती है। इस पूरे ब्रह्मांड का सत्य तो एक ही है। हम जो भी हैं, जो कुछ भी करते हैं, वह तभी होता है जब हम उसे वास्तव में करना चाहते हैं, क्योंकि इच्छा का स्रोत है विश्वात्मा, और यही लक्ष्य है हमारे इस जीवन का, इस धरती पर। तब भी जबकि तुम सिर्फ यायावर बनना चाहते हो या फिर किसी व्यापारी की बेटी से शादी करना चाहते हो। हाँ, और चाहे उस खजाने की खोज भी। जानते हो विश्व आत्मा को किससे बल मिलता है? लोगों की खुशी, नाखुशी, ईर्ष्या और डाह, सभी से। बस अपनी नीयत को पा लेना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। बाकी सब चीजें एक जैसी हैं। और जब तुम वास्तव में कोई वस्तु पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है। थोड़ी देर वह दोनों चुप रहे, चौक और उसमें आते जाते लोगों को देखते रहे। फिर पहल करते हुए बूढ़ा बोला, तुम भेड़ों की रखवाली क्यों करते हो? क्योंकि मुझे उनके साथ घूमना अच्छा लगता है। चौक की कोने वाली दुकान की खिड़की में एक नानबाई
खड़ा दिखाई दे रहा था। उसकी तरफ इशारा करते हुए बूढ़े ने कहा, उस व्यक्ति को देख रहे हो? जब वह छोटा था तो वह भी खूब घूमना चाहता था, मगर उसने सोचा पहले एक बेकरी खरीद लूं, कुछ पैसे जोड़ लूं, उसके बाद बुढ़ापे में पूरा 1 महीना अफ्रीका जाकर रहूंगा। उसके मन में कभी यह विचार ही नहीं आया कि लोग जीवन के किसी भी दौर में अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तब तो उसे एक गणरीय बन जाना चाहिए था, लड़के ने कहा। ऐसा नहीं है कि उसके दिमाग में यह बात नहीं आई हो, बूढ़े ने लड़के को बताया, मगर बेकरी का व्यवसाय चरवाही से ज्यादा बेहतर है। नानबाई का अपना मकान होता है, जबकि चरवाहों को खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है। माँ बाप भी अपनी बेटी की शादी किसी कड़रिये के बजाय किसी बेकरी वाले व्यवसायी से करना ज्यादा पसंद करते हैं। लड़के का दिल कसक कर रह गया, खासकर व्यापारी की बेटी के बारे में सोचकर। उस लड़की के शहर में भी तो कोई न कोई ऐसा नानबाई व्यवसायी होगा ही। बूढ़े ने बात बढ़ाते हुए कहा, अंततः लोगों की जो राय व्यवसायी और गड़रिये के लिए होती है वह ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है बनिस्बत उनकी अपनी नीयत के। बूढ़ा एक बार फिर किताब के पन्ने पलटने लगा और जो भी पृष्ठ सामने आया उसे रुक रुक के पढ़ने लगा। लड़के ने कुछ देर तो उसे देखा, फिर ठीक वैसे ही उसे टोका जैसे कि बूढ़े ने उसे टोका था। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम अपनी नीयत को पाने की कोशिश में एक मंजिल तक आज पहुंचे हो, पर यहां पहुंचने के बाद तुम सब कुछ छोड़ देना चाहते हो। और तब, बिल्कुल तब, आप ऐसे मौके पर हमेशा इस तरह प्रकट हो जाते हो। लड़के ने बूढ़े से चुटकी लेते हुए कहा, हमेशा इस तरह तो नहीं, मगर हाँ, किसी न किसी रूप में तो मैं आ ही जाता हूँ। कभी मैं किसी समस्या का हल बनकर आ जाता हूँ और कभी एक अच्छे विचार की शक्ल में। संकट की घड़ी में कुछ घटित होना होता है तो मैं उसे आसान कर देता हूँ। इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ करता हूँ, मगर ज्यादातर लोगों को महसूस ही नहीं होता कि मैंने उनके लिए कुछ किया है। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, अभी पिछले ही हफ्ते मुझे एक खान मजदूर के सामने आना पड़ा, एक पत्थर के रूप में। वह खनिक अपना सब कुछ छोड़ करके पारस मणि जैसे रत्न की खोज में निकल पड़ा था। पूरे 5 साल तक उसने एक नदी के न जाने कितने पत्थरों को खोदा, उलट पलट कर देखा, मगर उसे रत्न नहीं मिला। तब एक घड़ी ऐसी आई कि वह पारसमणि की तलाश छोड़ देने का भी इरादा कर लिया, और वह घड़ी भी ऐसी कि अगर वह उस वक्त सिर्फ केवल एक पत्थर और उठाकर देखता तो उसे वह बेशकीमती रत्न मिल जाता। चूंकि वह खनिक अपनी नियत के लिए अपना सब कुछ त्याग कर आया था, इसलिए मैंने उसकी मदद करनी चाहिए। एक पत्थर का रूप धारण करके लुढ़कता हुआ मैं उसके पैरों से जा टकराया। खनिक पिछले 5 साल की विफलता से क्षुब्ध था। पत्थर टकराया, उसने गुस्से में उसे उठाया और इतनी जोर से फेंका कि जिस दूसरे पत्थर से वह टकराया उसके 2 टुकड़े हो गए, और उस टूटे हुए पत्थर के बीच से निकला दुनिया का सबसे खूबसूरत रत्न, पारसमणि। लोग बाग बहुत जल्द ही अपने जीवन में यह समझ लेते हैं कि उनके होने की वजह क्या है। बूढ़े ने कड़वाहट भरे शब्दों में कहा, शायद इसीलिए उतनी ही जल्दी वे अपने हाथ खड़े कर देते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है। लड़के ने बूढ़े को याद दिलाया कि वह किसी खजाने की बात कर रहा था। तेज बहते पानी की धार खजाने को सामने ले आती है और वह ही उसे अपने आंचल में छुपाकर अदृश्य कर देती है। बूढ़े ने जवाब दिया, अगर तुम अपने खजाने के बारे में जानना चाहते हो तो शर्त के अनुसार तुम्हें अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। बजाय भेड़ों के क्या खजाने का 10वां भाग नहीं चलेगा? बूढ़ा निराश होकर बोला, अगर तुम उस वस्तु को देने का वादा करते हो जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, तो तुम उसे पाने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा भी छोड़ सकते हो। लड़के ने बताया कि खजाने का 10वां हिस्सा देने का वादा उसने जिप्सी महिला से कर डाला था। बूढ़े ने लंबी सांस लेते हुए कहा, जिप्सी लोग ऐसे वादा लेने में बड़े चतुर होते हैं। चलो, यह भी अच्छा ही हुआ, तुम्हें पता तो चला कि जीवन में कुछ भी पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यही हम जैसे रोशनी के सिपाही सिखाने की कोशिश करते हैं। बूढ़े ने लड़के को उसकी किताब लौटा दी। कल इसी समय अपने रेवण में से 1/10 भेड़ें मेरे पास ले आना, तब मैं तुम्हें छिपे खजाने को ढूंढने का रास्ता बता दूंगा। अच्छा, नमस्कार। और वह बूढ़ा चौक के कोने में पहुंचकर गायब हो गया। लड़के ने एक बार फिर से किताब को पढ़ना शुरू किया, मगर उसका ध्यान कहीं और था। उसका मन बेचैन और परेशान था, क्योंकि कहीं भीतर वह जानता था कि बूढ़ा सही था। वह उठा और चौक के कोने की दुकान से 1 पाव रोटी ले आया। उसके मन में आया कि बूढ़े ने जो उस बेकरी वाले के बारे में कहा था वह उसे बता दे, मगर फिर उसने सोचा कभी कभी जो चीजें जैसी हैं उन्हें वैसे ही छोड़ देना चाहिए। उसने नानबाई को कुछ भी नहीं बताया
अगर बता देता तो वह डबल रोटी बनाने वाला नानबाई भी सब कुछ छोड़ करके कम से कम अगले 3-4 दिनों तक तो परेशान रहता ही। हालांकि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का आदी हो चुका था, इसलिए लड़के ने ऐसा करने से अपने आप को रोक लिया। फिर वह उठा और शहर में यूं ही घूमने लगा और उसने अपने आप को शहर के फाटक के पास खड़ा पाया। वहां एक छोटी सी इमारत थी जिसमें एक खिड़की थी जहां से लोग अफ्रीका जाने के लिए टिकट खरीद रहे थे। उसे मालूम था मिस्र अफ्रीका में ही है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जी बताइए, कहाँ का? खिड़की के पीछे से टिकट वाले ने पूछा। शायद कल बताऊंगा, कहता हुआ वह खिड़की से पीछे हट गया। अगर वह अपनी एक ही भेड़ बेच दे तो खाड़ी के उस किनारे पहुंच जाएगा। वह यह सोचकर ही डर गया। एक और सनकी, टिकट वाले ने अपने साथी से कहा। किराए के लिए उसके पास पूरे पैसे भी नहीं है। टिकट खिड़की के पास खड़े खड़े उसे अपनी भेड़ें याद आईं और उसने निश्चय कर लिया कि वो गडरिया ही बना रहेगा। पिछले 2 सालों में इस क्षेत्र में उसने बहुत कुछ सीख लिया था, जैसे कि भेड़ों का ऊन कैसे उतारा जाता है, गर्भवती भेड़ की देख रेख कैसे की जाती है और भेड़ों को भेड़ियों से बचाकर कैसे रखा जाता है। अंडुलूसिया प्रदेश के सारे चारागाहों के बारे में वह बहुत अच्छी तरह से जान गया था। उसे यह भी मालूम चल गया था कि उसकी एक भेड़ की क्या उचित कीमत है। उसने तय किया कि वह अपने दोस्त के तबेले में जाने के लिए सबसे लंबे रास्ते से जाएगा। तब वह शहर की चारदीवारी के पास से गुजरा। जब वह शहर की चारदीवारी के पास से गुजरा तो थोड़ा रुक गया। वह एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गया जो दीवार की ऊंचाई के बराबर था। वहां से दूर बसे अफ्रीका को वह अच्छी तरह से देख सकता था। किसी ने उसे कभी बताया था कि मूर लोगों ने वहीं से आकर पूरे स्पेन पर कब्जा कर लिया था। इस ऊंचे पत्थर पर बैठकर वह पूरे शहर को देख सकता था। उसे वह चौक भी दिखाई दे रहा था जहां बैठकर उसने बूढ़े से बात की थी। बुरा हो उस घड़ी का जब मैं उस बूढ़े से मिला, उसने सोचा। वह तो शहर के भीतर केवल इसलिए आया था कि सपने बांचने वाली उस औरत से मिल सके, लेकिन न वह बुढ़िया और न ही वह बूढ़ा यह जानकर खुश हुए कि वह एक गडरिया है। वे बड़े एकाकी लोग थे जिन्हें किसी बात में रुचि नहीं थी और न ही वे अनुभव कर सकते थे कि एक गडरिये को अपनी भेड़ों से कितना लगाव हो सकता है। उसे अपनी एक एक भेड़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता था। कौन लंगड़ी है, कौन 2 महीने बाद बच्चा जनने वाली है और कौन जब सबसे ज्यादा सुस्त है। उसे मालूम था कि कौन सी भेड़ ऊन उतारने के लायक हो गई है, किसे जिबह करना है और किस तरह। अगर उसने भेड़ों का साथ छोड़ दिया तो वे बेचारी कहाँ जाएंगी, कितनी तकलीफ होगी उन्हें। हवा के झोंके तेज हो चले थे। उसे पुरवाई के बारे में मालूम था। इसी पुरवाई हवा के सहारे तो आक्रामक मूर भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे से यहाँ आए थे। हवा में और तेजी आ गई। उसका दिमाग बड़ी तेजी से चलने लगा। एक तरफ है खजाना और दूसरी तरफ भेड़ें, और इस सब के बीच उसे इन दोनों में से किसी को चुनना होगा। एक वह जो उसके पास है और दूसरा वह जो वह पाना चाहता है। उधर वह व्यापारी की लड़की भी थी, लेकिन उसकी अहमियत भेड़ों के बराबर नहीं थी, क्योंकि वह लड़की भेड़ों की तरह उस पर पूरी तरह से निर्भर नहीं थी। उस लड़की को तो शायद उसकी याद भी न हो। उसे क्या याद होगा कि वह उससे किस दिन मिला था। उस लड़की के लिए तो हर रोज एक जैसा ही है। उसके तो न आज में कोई फर्क है न कल में। जब हर दिन पहले दिन जैसा ही हो तब ऐसा ही होता है, क्योंकि लोग बाग हर सूर्योदय के साथ आने वाले जीवन की अच्छी चीजों को पहचानना भूल जाते हैं। मैंने अपनी माँ को छोड़ा, पिता को छोड़ा और पीछे छोड़ आया शहरी महल को। अब तो उन्हें भी मेरे बगैर रहने की आदत पड़ गई होगी, ठीक मेरी तरह। अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरे भेड़ों को भी मेरे बगैर रहने की आदत पड़ जाएगी। जहां वह बैठा था वहां से चौक साफ नजर आ रहा था। लोगों का आना जाना जारी था। जिस बेंच पर बैठकर उसने बूढ़े से बात की थी वहां अब एक नौजवान जोड़ा बैठा था और एक दूसरे को प्यार कर रहा था। वह रोटी बनाने वाला बेकर हवा और तेज हो गई और उसके थपेड़े उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रहे थे। उसे लगा कि वह हवा भी वैसी ही है जो अपने साथ यहाँ लाई थी मूरों को, पर साथ ही लाई थी रेगिस्तान की गंध भी और पर्दानसीन औरतों को और उन तमाम लोगों को जो सोने और पिरामिडों की तलाश में किसी अनजाने को खोजते हुए अपना पसीना बहाते बड़े साहस के साथ यहाँ आए थे। लड़के को उस हवा से ईर्ष्या होने लगी। कितनी आजाद थी वह हवा। काश वह भी उतना ही आजाद होता, मगर उसे अपने अलावा कौन रोक सकता था। भेड़े, व्यापारी की लड़की, अंडुलूसिया के हरे भरे मैदान,
वे सब तो उसकी नीयत तक पहुंचने की मात्र सीढ़ी।